जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। श्रेष्ठ प्रश्नों के अभ्यास की श्रृंखला में मैं हमेशा जैसे ये प्रयास करता ही हूँ कि कुछ अच्छी चर्चाएं आपके साथ हों, कुछ अच्छे संवाद आपके साथ हों, आपकी समझ एक एक सही दिशा में जाए, एक मजबूत दिशा में जाए। तो वो सारी चीजें जो है, मैं जैसा हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि परीक्षा में आपकी ट्रांसफर होती ही है। तो जब आप परीक्षा में उन प्रश्नों का सामना करते हो या उस जैसे मिलते जुलते प्रश्नों का सामना करते हो, तो आपको फिर लगता ही नहीं है कि आपको कुछ अलग कोई काम करना है। आपको ये लगता है कि ये सारी बिंदु आपकी समझ में है। तो हर टेस्ट में मैं प्रयास कर रहा हूँ कुछ अच्छे श्रेष्ठ प्रश्नों का समावेश हो, अच्छी प्रश्नों पे हमारी चर्चा हो, और शिक्षण वीडियो वाला जो खंड है वो आपका इतना मजबूत बन जाए, हर एक खंड पे आपकी समझ इतनी अच्छी बने कि निश्चित तौर पर मैं गर्व से इस बात को कह सकूं कि हाँ, अब मेरे विद्यार्थी बहुत ज्यादा अच्छे से इन सारी चीजों को सीख गए हैं। तो हम लोग इस टेस्ट में देखते हैं हमारे कौन से प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं जिसपे हम चर्चा करेंगे। इस टेस्ट का प्रथम प्रश्न है, संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या होगा। आप बच्चों को जब आप पढ़ाना शुरू करते हो, बिल्कुल वेरी वेरी प्राइमरी लेवल पर जब बच्चा पहली पहली बार आता है, तो क्या क्रम क्या होगा। विकल्प है गणना के अवसर, अंक लिखना, अंक पढ़ना, संख्या बोध विकसित करना। तो ये तो क्लियर है कि लिखना पढ़ना तो थोड़ा सा बाद में आएगा, बोध विकसित होना ये जरूरी है, गणना के अवसर प्राप्त हो ये जरूरी है। तो सबसे पहले आपको हर हालत में गणना के अवसर, सबसे पहले आपको गणना के अवसर आपको प्राप्त करने पड़ेंगे, यानी कि गणना के अवसर हो। और गणना के अवसर होंगे तो बच्चों में संख्या बोध विकसित करना पड़ेगा। ध्यान रखो, लिखना पढ़ना बच्चा बाद में सीखेगा। तो पहला आएगा निश्चित तौर पर, पहले के बाद चौथा आएगा निश्चित तौर पर गणना, संख्या बोध विकसित करेंगे बच्चों में। आप बच्चों को बताते हैं जो बच्चों की सोच में है कि 2 या 3 या 4 ये गणना के अवसर आपके पास आए हैं, फिर बच्चों में आप संख्या बोध विकसित करते हो कि 3 को ऐसे लिखा जाएगा, 4 को ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद लिखना और पढ़ना, और लिखना और पढ़ना में आपको पता है पढ़ना पहले आता है, लिखना बाद में आता है। हम LSRW के सिद्धांत से भी चलते हैं। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग जो होती है वो हमेशा राइटिंग से पहले आती है, तो ये 3 पहले आएगा, राइटिंग बाद में आएगा। 1 4 3 2 ये सही विकल्प होना चाहिए। 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2 ये आपका सही विकल्प होगा। बस आपको थोड़ा सा तार्किक होना है। आप बच्चों को गणित पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर लिखना पढ़ना डायरेक्ट नहीं सिखाएंगे, गणना के अवसर पहले उपलब्ध होंगे। बच्चों में संख्या बोध आपको विकसित करना है। संख्या बोध विकसित करने का मतलब है कि आपको उनको संख्यांक लिख करके बताने हैं, लिख करके बताने हैं। बच्चा फिर उनको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद फिर उसको लिखेगा। तो ये आपका सही क्रम होगा, 1 4 3 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सी एक क्रिया ऐसी है जिसमें क्रम की बात नहीं है। तो पैटर्निंग ये क्रम होता ही होता है। जब आप पैटर्न देखते हो तो एक निश्चित क्रम में होता है, उसमें हर हालत में पैटर्निंग के अंदर क्रम निहित तो होगा ही होगा, क्योंकि हमको उसी क्रम में एक संबंध देखना होता है। श्रृंखला निश्चित तौर पर क्रम के साथ जुड़ी होती है, हर हालत में क्रम हो गई होगा। व्यवस्था और वर्गीकरण, ध्यान रखो, व्यवस्था जो होती है इसमें भी क्रम होता है। व्यवस्था का मतलब होता है आप उनको कुछ वस्तुओं को किस तरीके से सेट कर रहे हो, तो पहले पे कौन सी आएगी, दूसरे पे कौन सी आएगी, तीसरे पे कौन सी आएगी। व्यवस्था में भी क्रम होता है। वर्गीकरण जो होता है, वर्गीकरण में क्रम नहीं होता है, वर्गीकरण में अंतर होता है। मतलब वर्गीकरण किसको कहते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन होता है जब आप कुछ वस्तुओं को उनकी गुण के आधार पर अलग अलग छटनी कर देते हो। उनकी संख्या कितनी है ये बात नहीं है, उनको उनका क्रम क्या है ये भी बात नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्गीकरण सिर्फ और सिर्फ होता है कि आप उनकी अलग अलग पृथक पृथक विशेषताओं के आधार पर पृथक पृथक समूह आप बना रहे हैं। आपने त्रिभुजों को, वर्गों को, चतुर्भुजों को, इन सारी आकृतियों के कई सारे समूह हैं, उसमें से सारे त्रिभुजों को निकाल के एक तरफ रख दिए, सारे चतुर्भुजों को एक तरफ, सारे वर्गों को, ये वर्गीकरण का प्रकार है। तो वर्गीकरण में क्रम निहित नहीं होता है, ध्यान रखो। तो प्रश्न है क्रम निहित है, इन तीनों में क्रम निहित होगा, वर्गीकरण में क्रम निहित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को डैश डैश के भाग के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक संख्या ज्ञान, प्रारंभिक साक्षरता, प्रारंभिक मापन, प्रारंभिक श्रवण। प्रारंभिक श्रवण इसका उत्तर हो नहीं सकता है। प्रश्न बोल रहा है किस चीज की बात हो रही है, बच्चे तर्क करें, तर्क करके दैनिक जीवन में संख्यात्मक अवधारणाओं का प्रयोग करें। संख्यात्मक अवधारणा यानी कि संख्याओं का प्रयोग करें। और ध्यान रखें, आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये बिल्कुल शुरुआती दौर पर प्रारंभिक मापन एक थोड़ी सी
बड़ी एक अवधारणा है जो बच्चों के और ज्यादा गणितीय तौर पर दक्ष होने के बाद होगी। इसको हम प्रारंभिक संख्या ज्ञान की श्रेणी में रखेंगे। प्रारंभिक साक्षरता होती है बच्चा ढंग से पढ़ पाए। एक कार्यक्रम आया है FLN राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, जिसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो में चर्चा की है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो फाउंडेशनल आधारभूत साक्षरता, प्रारंभिक साक्षरता जिसे हम बोलते हैं, आधारभूत या प्रारंभिक साक्षरता और प्रारंभिक संख्या ज्ञान। तो प्रारंभिक FL और FN, इन तीनों को मिलाकर के FLN बना है। तो FL का मतलब होता है फाउंडेशनल लिटरेसी, मतलब जब बच्चा ढंग से पढ़ पाए, बिना अटके पढ़ पाए, ये प्रारंभिक साक्षरता होती है। और फाउंडेशनल न्यूमरेसी होती है जब बच्चा संख्याओं को समझे और उनका दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाए, गणनात्मक कौशल। और ये चीजें गणनात्मक कौशल में आती है, प्रारंभिक संख्या ज्ञान में आती है, FN में आती है, ध्यान रखें। तो ये अवधारणा बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये सारी चीजें आपको समझनी होती हैं, संदर्भ भी आपको जोड़ना होता है। गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है, गणना की प्रक्रिया जब बच्चा करता है क्या नहीं कर रहा होता है, एक एक करके वस्तुओं की ओर संकेत करता है। ध्यान रखो, गणना करेगा तो संकेत करेगा, क्रम में संख्या नामों को बोलेगा, ये भी गणना के अंदर है। दो समूहों में वर्गीकृत करेगा, नंबर के नाम भी लिखता है। दो समूहों में वर्गीकरण नहीं करेगा। ध्यान रखो, प्रश्न है गणना की प्रक्रिया में, मैंने कहा वर्गीकरण करने, मैंने अभी कहा वर्गीकरण करने में गणना निहित नहीं होती है, वर्गीकरण करने में अंतर और समानता निहित होती है। जो मैंने अभी लिखा था अंतर, ध्यान को किधर गया अंतर और समानता, ये दोनों निहित होती है। मतलब कौन सी वस्तु किस जैसी है, कौन सी वस्तु किसके जैसी है तो एक तरफ जाएगी, और कौन सी वस्तु किससे भिन्न है तो किस तरफ जाएगी। ये अंतर और समानता का भाव निहित होता है वर्गीकरण में। तो वर्गीकरण में गणना की बात नहीं है। बाकी वस्तुओं की ओर एक एक करके संकेत करना, संख्या नामों को बोलना, नंबरों के नाम लिखना, ये सारी चीजें जो होती है ये उसकी श्रेणी में आती है, गणना की श्रेणी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं से शामिल नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जिससे जोड़ना और घटाना शामिल नहीं है। समान मात्रा में वृद्धि या कमी, इसमें जोड़ना घटाना होता है, वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे, कमी होगी तो घटाएंगे। वस्तुओं का वर्गीकरण, अभी इसको होल्ड करो, अभी इस पे बात करेंगे। दो या दो से अधिक समूहों का संयोजन, आप दो या दो से अधिक समूहों को मिला रहे हो, ध्यान को मिला रहे हैं तो योग निहित है, ये योग निहित है, इसमें योग निहित है, जोड़ना निहित है। और समूहों की तुलना, समूहों की तुलना मतलब कौन सी वस्तु किससे कम या ज्यादा है, इसमें अंतर निहित होता है। अंतर यानी कि घटाना निहित होता है। बड़ी बारीकी, गणित की बड़ी बारीक चीजें हैं ये। जब आप वस्तुओं की तुलना करते हो कि एक वस्तु रमेश का धन सुरेश के धन से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है ये तुलना है, या कितना कम है ये भी तुलना है। तो आप कम या अधिक में आपको घटाना पड़ेगा। दो या दो से अधिक समूहों को जब आप संयोजन करेंगे, मिलाएंगे, तो कुल कितनी हो जाएंगे, इसलिए आपको जोड़ना पड़ेगा। वृद्धि या कमी होगी तो आपको जोड़ना घटाना पड़ेगा। वस्तुओं का वर्गीकरण जो होता है, इसमें ना तो जोड़ होता है और ना घटाव होता है। मैंने अभी आपको कहा कि अंतर और समानता की अवधारणा निहित होती है वर्गीकरण में। तो जोड़ना घटाना बाकी तीनों कार्यों में है, इसमें जोड़ना घटाना नहीं है। सही उत्तर होगा वस्तुओं का वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। कक्षा 5, ध्यान रखो कक्षा 5 है, और ये आपको ध्यान रखना होगा कि समतली आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप जो होते हैं वो उच्च प्राथमिक स्तर से एक अवधारणाएं प्रारंभ होती हैं। प्राथमिक स्तर पर इन अवधारणाओं को केवल परिचय दिया जा सकता है, बच्चों को बताया जा सकता है, क्योंकि शुरुआती तौर पर बच्चा ये जाने कि क्षेत्रफल गणित की कौन सी संकल्पना है या परिमाप कौन सी संकल्पना है, ये बच्चा उस स्तर का नहीं होता है 5वीं क्लास का। तो आपको बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक तौर पर बच्चों को अवधारणा का परिचय देना होता है, कौन सा एक तरीका सही है। विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना, आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। ध्यान रखो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र बताना और गणना करना ये 5वीं क्लास में होगा तो सही, ये काम बड़ी क्लास में होगा। आपको अभी सूत्र कोई बतानी नहीं है, क्योंकि बच्चा पहली बार परिकल्पनाएं समझ रहा है, जान रहा है कि क्षेत्रफल नाम का कोई आइटम है, परिमाप नाम का कोई आइटम है, तो इसलिए सूत्र बता के प्रयोग करना, गणना करना ये अभी 5वीं क्लास में नहीं होगा। आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना ये भी नहीं होगा। इकाई वर्गों के मापन की सहायता से आकृतियों क्षेत्रफल, इकाई वर्ग जो होते हैं, आप जैसे ग्राफ पेपर पर
आप जैसे आयत बनाया है आपने, तो वर्गों को गिने के इसमें कितने वर्ग है, लंबाई में चौड़ाई में, तो टोटल कितने वर्ग आ रहे हैं। ध्यान रखो, ये भी एक बढ़िया तरीका है। ये दोनों तरीके अभी 5वीं क्लास में यूज नहीं होंगे, लेकिन ज्यादा श्रेष्ठ तरीका है ये, जब आप बच्चों को क्षेत्रफल की संकल्पना, आप पत्तियां हैं, हथेलियां हैं, जैसे आपने किसी चीज कितनी हथेलियों के बराबर आ रहा है, आप ये संकल्पना को, तो कितना एरिया घेर रहा है, या परिमाप की अगर जैसे बात है, क्षेत्रफल की बात है, तो विभिन्न वस्तु जैसे हथेली पत्ती कितनी पत्तियों के बराबर है, कितनी पेंसिलों के बराबर है, पेंसिल से आप कर रहे हैं, हथेली से कर रहे हैं, ऐसी किसी भी सामग्री से आप उसकी ये अवधारणा को स्पष्ट करें कि इसने कितनी जगह घेरी है, कितनी पत्तियों की कितनी हथेलियों के बराबर जगह घेरी। मेरे को ये बच्चों को समझाने का एक तरीका प्रारंभिक तौर पर है। बाद में जब बच्चा संकल्पनाएं समझेगा, वर्ग इकाई वर्गों का प्रयोग करके आप इसको बताएंगे, और ये सूत्र जो है ये तो और उच्च स्तर पे, थोड़े से उच्च प्राथमिक स्तर पे जब आ जाएगा, 7th 8th में आ जाएगा, तब वहां पर जाकर के, और फिर इनके बारे में विस्तृत बात तो फिर उच्च माध्यमिक स्तर पे होती है, 9th क्लास से शुरू होती है। तो श्रेष्ठ तरीका होगा ये वाला। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्या के जोड़ में, हासिल वाले जोड़ नहीं कर पा रहा है बच्चा, जैसे 25 और 58 है, तो उसको जोड़ना है, तो 5 और 8 13, 2 5 7 ऐसे जोड़ रहा है। अब ये जो बच्चा हासिल नहीं कर पा रहा है, 5 8 13 को उसने लिख दिया है, 10 से ज्यादा आने पर जो दहाई का अंक इधर ट्रांसफर होगा, ये काम बच्चा नहीं कर पा रहा है, कठिनाई हो रही है। ये पुनर्समूहीकरण होता है, मैंने अलग अलग समूह बताया है। पुनर्समूहीकरण जो होता है वो होता है 10 से अधिक होने पर, 10 से अधिक होने पर, यानी कि जिसे हम दहाई की संकल्प, दहाई सैकड़ा की अवधारणा बोलते हैं, तो 10 से अधिक होने पर अगले अंक में, अगले अंक मतलब इधर के अगले अंक में जोड़ा जाता है। तो ये पुनर्समूहीकरण होता है टेंस में, मतलब आप 10 में आप व्यवस्थित, तो 5 8 13 13 में 10 को आपने व्यवस्थित करके इधर जोड़ दिया और 3 इधर लिख दिया, तो 10 को इधर जोड़ दिया, तो 10 और 2 12 और 5 17, तो कुल मिलाकर के आपको ये जो मतलब 10 को इधर जोड़ दिया, 10 इधर आएगा, दही मतलब एक बन के आएगा, 1 और 3 और 5 8, तो ये जो प्रक्रिया होती है कहलाती है गणित में पुनर्समूहीकरण। जब टेंस में 10 से ज्यादा होने पर आप उसे अगले अंक पे स्थानांतरित करते हैं। बच्चा पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ नहीं रखता है। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? गणित एक अस्पष्ट रूप में ज्ञान की प्रस्तुति करती है? नहीं, अस्पष्ट रूप में तो बिल्कुल नहीं करती, ये तो बहुत गलत बात है। प्रश्न सही नहीं है पूछ रहा है, तो गणित एक बौद्धिक तार्किक विषय 100% सही है। गणित बालकों के मानसिक परीक्षण के विकास में सहायता देता है, 100% सही है। उपरोक्त सभी कथन सही हो नहीं सकते, ये कथन जो है ये कथन गलत है। गणित अस्पष्ट रूप में ज्ञान की प्रस्तुति नहीं करता है, स्पष्ट रूप में करता है, सटीक रूप में करता है। एक्यूरेसी जितनी गणित में है विश्व के किसी विषय में होती नहीं, आपको इस बात का पता है। चलिए अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक बार देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, अभी इस पे हम बात करेंगे, इसको होल्ड कर रखो। मैंने कई बार कह दिया है आपको कि जिस विकल्प के बारे में आप निर्णय नहीं ले पाते हो कि ये सही है कि गलत है, उसको होल्ड कर रखा करें। गणित में विचारों के सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न बोला कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका मतलब 3 सत्य होंगे। तो एक तो ये सत्य है निश्चित तौर पर, गणित में जो विचारों का संप्रेषण होता है उसके लिए विशेष शब्दावली, सूत्र संकेत प्रतीक गणित के होते हैं, वो संचरण करते हैं विचारों का। गणितीय ज्ञान की सरलता में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, ये तो ढूर बजा करके सही है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध होती है, 100% सही है। गणित की लंबी आकृति जो मैंने कहा सर्पिलाकार नेचर का, तो श्रेणीबद्ध का मतलब ये है कि हर अगली संकल्पना पिछली संकल्पना से दृढ़ता से जुड़ी होगी, तो ये श्रेणीबद्धता होती है, लंबी आकृति होती है। ये कथन गलत होगा, और इसका आप विश्लेषण सुने, व्याख्या सुने। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष नहीं होता है, ध्यान को, प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्राथमिक स्तर पर गणित अमूर्त होता है, बच्चे की सोच में होता है, और आप उसका मूर्तिकरण करते हैं। तो कल्पना की आवश्यकता नहीं, कल्पना की आवश्यकता कि बच्चा सोचेगा कि 5 मुझे पत्ती तोड़ के लानी, तो 5 कितनी होंगी, वो 5 उसकी सोच में है, उसकी कल्पना में है। फिर वो जब लाएगा 5 लाएगा, आप उसको 5 लिखना बताएंगे कि देखिए जो तू 5 लेकर के आया, 1 2 3 4 5 पत्ती लेकर के आया है, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान को, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष नहीं अमूर्त होता है, आप उसको मूर्त तौर पर व्यक्त करना आप सिखाते हैं। और इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न आप देखिए, कई सारे प्रश्न बड़े अच्छे हैं, चिंतन स्तर के प्रश्न परीक्षा में आए हैं। ऐसे 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 कई सारे प्रश्न आप हल करते जाएंगे, आपको बड़ा मजा आता जाएगा, और ये आपको बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे दृढ़ता से, ध्यान रखें।
रोजर बेकन के अनुसार, रोजर बेकन की परिभाषा है, प्रसिद्ध परिभाषा है कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। ये रोजर बेकन की परिभाषा है। मानसिक अनुशासन में सहायक है, विद्यार्थियों को मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करता है, स्थापित और नैतिक गुणों के विकास में सहायक है। नहीं, परिभाषा जो है रोजर बेकन की ये है, गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। एक अधिकत परिभाषा भी इसलिए डालता हूं जो परीक्षा में सबसे ज्यादा रिपीट होती है। तो विद्यार्थियों, टेस्ट, हर टेस्ट अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि हर टेस्ट आपको अलग अलग भांति भांति के प्रश्न आपको देकर के जाएगा, अलग अलग प्रकार की आपके अंदर समझ विकसित करके जाएगा, और वो समझ ही आपके मस्तिष्क में एक बार बैठ जाएगी, फिर आप जो है परीक्षा के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से तैयार कर चुके होंगे। हर टेस्ट के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, जरूरत पड़ती है व्याख्या को दोबारा से सुनिए, आपको पीडीएफ के तौर पर भी दे रखी है, टेस्ट फॉर्म में भी दे रखा है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। अगले टेस्ट में कुछ और अच्छे श्रेष्ठ प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ आता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।